जहां से वो हॉल में दाखिल हुआ था वहां अब केवल एक ठोस पुरानी ईंटों की दीवार थी और उस दीवार पर ताज़ा खून से कुछ लिखा हुआ था। रुद्रा महल मेहमानों को भूलता नहीं है। तभी हॉल के बीचों बीच पड़ी पालकी से जोरदार ठहाकों की आवाज आने लगी और वह बेजान लोहा तेजी से मनोज की तरफ सरकने लगा। लोहे की वो भारी पालकी अब मनोज से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। उसके पहियों की चर चर आवाज और मोगरे की वो दमघोटू खुशबू मनोज के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसकी पीठ उस ठोस दीवार से चिपकी हुई थी जहां खून से लिखा संदेश अभी भी गीला लग रहा था। नहीं, कोई तो रास्ता होगा, वो बड़बड़ाया। घबराहट में उसके हाथ दीवार की ईंटों को पागलों की तरह टटोलने लगे। उसकी उंगलियां एक ठंडी ढीली ईंट पर पड़ी जो जमीन की सतह के बिल्कुल पास थी। जैसे ही उसने अनजाने में उस पर अपने पैर का दबाव डाला, दीवार के अंदर से गियर घूमने और पत्थरों के खिसकने की भारी आवाज आई। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मनोज एक चीख के साथ नीचे अंधेरे में जा गिरा। वो एक ढलान वाली फिसलन भरी सतह पर लुढ़कता हुआ नीचे गया और धड़ाम से एक ठंडी गीली जमीन पर जा गिरा। ऊपर वो गुप्त रास्ता एक जोरदार धड़ाम के साथ बंद हो गया। ऊपर हॉल का शोर अब एक दबी हुई गूंज बन गया था। यहाँ नीचे सन्नाटा और भी गहरा था, लेकिन हवा में बासीपन की जगह गीली मिट्टी और सड़न की गंध थी। मनोज ने कांपते हाथों से अपनी जेब से लाइटर निकाला क्योंकि कैमरा ऊपर गिरते वक्त टूट गया था। चिंगारी जली और एक मध्यम लो फड़फड़ाए। रोशनी होते ही मनोज का दिल हलक में आ गया। वह किसी साधारण तहखाने में नहीं था, वह एक प्राचीन कारागार जैसा लग रहा था। छत बहुत नीची थी और दीवारों पर लोहे की मोटी जंजीरें लटकी हुई थी जिनमें जंग लग चुका था। लेकिन जिस चीज ने मनोज को सबसे ज्यादा डराया वह जंजीरें नहीं थी। उसने लो को दीवार के करीब किया। पत्थर की दीवारों पर हजारों खरोंचे थी। ये किसी औजार से नहीं बनाई गई थी, ये नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोगों ने सालों तक इन दीवारों को खुरच खुरच कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी उस तहखाने के दूसरे कोने से, जहां अंधेरा सबसे घना था, पायल की वही आवाज फिर सुनाई दी। छन छन, लेकिन इस बार आवाज जमीन से नहीं बल्कि छत से आ रही थी। मनोज ने ऊपर देखा। पुरानी लकड़ी की बीम पर उल्टा लटकते हुए वही पीला सूखा हुआ हाथ धीरे धीरे नीचे उसकी ओर बढ़ रहा था। मनोज पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, वह एक पुरानी चमड़े की डायरी थी जो शायद किसी कैदी की थी, और उसके पास एक लालटेन पड़ी थी जिसमें शायद थोड़ा तेल बचा हो। मनोज ने उस डायरी और लालटेन की तरफ देखने का मोह त्याग दिया। उसके ठीक ऊपर छत से वो पीला हाथ अब झूलता हुआ उसके बालों को छूने ही वाला था। बिना एक पल गंवाए मनोज उस संकरी और हवादार सुरंग की ओर लपका। उसने खुद को उस छोटे से छेद में धकेल दिया। सुरंग इतनी संकरी थी कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसे अपने घुटनों और कोहनियों के बल रेंगना पड़ा। अंदर का माहौल दम घोटू था। दीवारें किसी चिपचिपे पदार्थ से ढकी थी जो मनोज के कपड़ों और हाथों में लग रहा था। वो जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता रहा, लेकिन सुरंग कभी खत्म होती ही नहीं दिख रही थी। तभी पीछे से एक तेज सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो साया अब छत पर नहीं बल्कि इसी सुरंग में उसके पीछे रेंग रहा है, और उसकी गति मनोज से कहीं ज्यादा तेज थी। कहाँ जा रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। वही आवाज अब सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मनोज का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। आखिरकार उसे सामने एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और खुद को उस रोशनी की तरफ धकेला। वह सुरंग से बाहर एक विशाल गोलाकार कमरे में लुढ़कता हुआ गिरा। हांफते हुए उसने अपने लाइटर को दोबारा जलाया। जैसे ही छोटी सी लौ जली, मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। यह महल का दर्पण कक्ष था। कमरे की गोलाकार दीवारें आदम कद पुराने और धुंधले आईनों से ढकी हुई थी, लेकिन इन आईनों में कुछ बेहद गलत था। आगे मनोज के साथ क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे का पार्ट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।